कहानी सुमित की है, जिसकी बहन की शादी शहर के एक अच्छे घर में हुई थी। माता पिता के जाने के बाद सुमित का कोई न था, तो उसकी बहन ने उसे अपने पास बुला लिया। दीदी, मेरा एमए में सिलेक्शन हो गया है। पता है, उस कॉलेज में पूरे देश से 20,000 लोगों ने अप्लाई किया था। मेरे भाई ने भी अप्लाई किया था, पता नहीं उसका नंबर आया भी कि नहीं। तभी वहां बहन शांति का देवर महेश आ जाता है। क्या भैया, मेरा तो एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं महेश, इस बार नहीं तो अगले साल जरूर हो जाएगा। शांति का देवर उसके भाई के आगे पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, जिसके कारण उसके जीजाजी सुमित को मन ही मन पसंद नहीं करते थे। लेकिन क्या बात है, तुम सुमित की सक्सेस से खुश नहीं होते? क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है, बस पहले ही घर के इतने लोगों की जिम्मेदारी, ऊपर से तुम्हारे भाई को पालना पड़ रहा है। अरे 1-2 साल की बात और है, उसके बाद तो वो खुद ही इतना कमाने लगेगा कि वैसे भी उसकी सारी पढ़ाई तो स्कॉलरशिप से होती है। हाँ, तो रहने खाने का खर्चा नहीं होता है क्या? कुछ दिन बीत गए। सुमित अपने घर के काम करने के साथ साथ पढ़ाई में भी मन लगाने लगा। एक दिन शाम को घर की घंटी बजी। सुमित ने दरवाजा खोला तो सामने उसके कॉलेज के प्रोफेसर खड़े थे। नमस्ते सुमित, मैं प्रोफेसर वर्मा, तुम्हारा गाइड। सर, आप अंदर आइए ना। प्रोफेसर अंदर आए, शांति और राकेश को देखकर नमस्ते की। दरअसल मैं सुमित के बारे में बात करने आया हूँ। वो बहुत होनहार स्टूडेंट है, लेकिन कॉलेज घर से काफी दूर है। रोज आने जाने में उसका बहुत समय बर्बाद हो रहा है। जी सर, हम समझ सकते हैं। मेरा सुझाव है कि सुमित हॉस्टल में शिफ्ट हो जाए। वहाँ लाइब्रेरी भी है, रिसर्च के लिए बेहतर माहौल मिलेगा। राकेश की भौहें तन गई। सर, हॉस्टल का खर्चा? आप चिंता न करें, सुमित को रिसर्च असिस्टेंटशिप मिल सकती है। इससे हॉस्टल का पूरा खर्चा निकल जाएगा। मैं खुद उसके लिए अप्लाई कर दूंगा। शांति की आंखों में खुशी झलक उठी। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। राकेश अभी भी सोच में थे। प्रोफेसर ने उनकी हिचकिचाहट भांप ली। देखिए, मैं समझ सकता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन सुमित जैसे होनहार स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए। अगले हफ्ते सुमित अपना सामान बांधकर हॉस्टल जाने के लिए तैयार हो गया। शांति ने प्यार से उसका सिर सहलाया। बेटा, ध्यान रखना अपना, और हाँ, खाने की चिंता मत करना। हॉस्टल में तो खाना नहीं मिलता ना, तो रोज घर आ जाना खाने के लिए। हाँ दीदी, मैं मोटरसाइकिल से आ जाऊंगा। तभी राकेश ने बीच में कहा। अरे हाँ, वो मोटरसाइकिल। दरअसल सुमित, मुझे ना इन दिनों बहुत जरूरत पड़ रही है, तो तुम्हारी बाइक मुझे दे दो। मैं रोज तुम्हारे लिए खाना हॉस्टल भिजवा दूंगा, ठीक है? सुमित का चेहरा उतर गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सका। उसने चुपचाप बाइक की चाबी राकेश को थमा दी और बस से हॉस्टल चला गया। पहले दिन सुमित इंतजार करता रहा, कोई नहीं आया। उसने सोचा शायद पहले दिन की भागदौड़ में भूल गए होंगे। दूसरे दिन भी कोई नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं। 5वें दिन तक सुमित की हालत खराब हो गई थी। उसने बस कुछ बिस्किट और पानी से काम चलाया था। भूख से उसका पेट दर्द कर रहा था। रात को वो अपने कमरे में बैठा रो रहा था। ये क्या हो गया? मैंने क्या गलत किया? दीदी ने कहा था खाना भेजेंगे, लेकिन नहीं, शायद जीजाजी को फुर्सत नहीं मिली होगी। उसने हिम्मत करके शांति को फोन लगाया। दीदी, वो? हाँ भैया, कैसे चल रहा है? खाना ठीक से मिल रहा है ना रोज? राकेश कहते हैं कि रोज भेज रहे हैं। सुमित का दिल बैठ गया। दीदी, वो? हाँ, मिल रहा है। मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। उसने फोन काट दिया और सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अगले दिन कॉलेज में सुमित की हालत देखकर उसकी क्लासमेट राधिका ने नोटिस किया। वो एक समझदार और इमोशनल लड़की थी। सुमित, तुम ठीक तो हो? बहुत कमजोर लग रहे हो। हाँ, नहीं, मैं ठीक हूँ। झूठ मत बोलो। तुमने कब से खाना नहीं खाया? चलो कैंटीन चलते हैं। नहीं राधिका, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। राधिका ने सब समझ लिया। उसने सुमित का हाथ पकड़ा और कैंटीन ले गई, खाना खिलाया। उसके बाद से राधिका रोज सुमित का ध्यान रखने लगी। कभी टिफिन शेयर करती, कभी लाइब्रेरी में साथ पढ़ती। जब सुमित के कपड़े फटे हुए देखे तो चुपके से उसके हॉस्टल रूम में नए कपड़े रख गई। सुमित, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सुमित की आंखों में आंसू आ गए। इतनी परवाह, इतना प्यार उसे कभी किसी ने नहीं दिया था। धीरे धीरे वो राधिका के बिना रह नहीं पाता था। उसके हर शब्द, हर मुस्कान सुमित के दिल में उतर गई थी। वो मन ही मन राधिका से प्यार करने लगा था, लेकिन अपनी हालत देखकर
ये बात कभी अपनी जुबान पर ला नहीं पाया। कुछ महीने बीत गए। सुमित की जिंदगी में राधिका ही एक सहारा बन गई थी। एक दिन दिवाली की छुट्टियों में राधिका ने कहा, सुमित चलो आज तुम्हारी बहन से मिलते हैं, बहुत दिन हो गए तुम्हें घर गए। नहीं राधिका, वहाँ चलो ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दोनों शांति के घर पहुंचे। शांति ने राधिका को देखकर खुशी से गले लगा लिया। तभी महेश भी वहीं आ गया। राधिका को देखते ही वो राधिका पर फिदा हो गया। राधिका की सुंदरता और पर्सनालिटी ने उसे अट्रैक्ट कर लिया। वाह क्या लड़की है, काश ये मेरी हो जाए। शाम को जब सुमित और राधिका चले गए तो महेश ने राकेश को एक तरफ बुलाया। भैया, वो लड़की राधिका मुझे बहुत पसंद आई है, आप उसके घर बात करने चलिए ना। क्या? लेकिन महेश, वो सुमित की दोस्त है। अरे तो क्या हुआ, दोस्ती तो है ना, कोई रिश्ता थोड़ी ना है। प्लीज भैया आप चलिए ना। राकेश ने सोचा कि अगर महेश की शादी राधिका से हो गई तो घर में उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी। उसने हाँ कर दी। अगले हफ्ते राकेश और महेश राधिका के घर पहुंचे। राधिका के पिता ने उनका स्वागत किया। देखिए, हम महेश के लिए राधिका का रिश्ता लेकर आए हैं। महेश अच्छे घर का लड़का है। राधिका के पिता ने राधिका को बुलाया। बेटा, ये लोग तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। राधिका ने महेश को देखा, फिर राकेश को पहचान लिया। पापा, ये सुमित के जीजाजी हैं और ये इनके देवर। राधिका ने साफ शब्दों में कहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मैं माफी चाहती हूँ। महेश का चेहरा उतर गया। राकेश को भी झटका लगा। दोनों बिना कुछ बोले वहां से चले गए। घर लौटकर महेश गुस्से में फट पड़ा। ये सब उस सुमित की वजह से हुआ है, जरूर उसने राधिका को मेरे खिलाफ भड़काया होगा। मुझे भी यही लग रहा है, वरना इतनी अच्छी लड़की एकदम से मना क्यों करती। भैया आप समझ नहीं रहे, वो राधिका उसी सुमित के लिए बची हुई है, इसीलिए मना किया। राकेश को भी अब शक होने लगा। उसे लगा कि सुमित ने उसके भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे हाँ, दोनों साथ साथ कॉलेज जाते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है दोनों के बीच। भैया मैं तो कहता हूँ सुमित को घर से निकाल दो। अरे क्यों हम उसे पाल रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन शांति को कैसे समझाऊं, वो अपने भाई के लिए अंधी हो जाती है। दोनों ने मिलकर सुमित के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दिया। अब घर में सुमित का नाम आते ही दोनों की नफरत चेहरे पर साफ दिखने लगी थी। राकेश तो सुमित को देखते ही मुंह फेर लेता। शांति को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये बदलाव क्यों आया। कुछ दिन बाद राकेश ने एक नई चाल चली। उसने सोचा कि अगर सुमित को बेटे का दर्जा दे दिया जाए तो घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर डाल सकते हैं और महेश को कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक शाम राकेश ने शांति से बात की। शांति, मैं एक बात सोच रहा था, हमारी तो 2 बेटियां हैं, बेटा कोई है नहीं। हाँ तो क्यों ना हम सुमित को ही अपना बेटा मान ले। वैसे भी वो तुम्हारा भाई है, हमारे लिए बेटे जैसा ही तो है। शांति की आंखें खुशी से चमक उठी। सच? तुम ये कह रहे हो? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। तुम तो पहले। अरे मैं गलत था। अब मुझे एहसास हुआ कि सुमित कितना होनहार और समझदार है। वो हमारा बेटा है। शांति ने खुशी से राकेश को गले लगा लिया। अगले दिन से शांति का व्यवहार सुमित के साथ बदल गया। अब वो उससे बेटे जैसी अपेक्षाएं रखने लगी। सुमित, अब तो इस घर का बेटा है। बेटियों की शादी तुझे ही संभालनी है। घर का खर्चा भी अब तुझे ही देखना होगा। दीदी, लेकिन अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास तो। अरे तो क्या हुआ, बेटे की ये जिम्मेदारी होती है। तू तो समझदार है ना। देख, तेरी भांजियां बड़ी हो रही हैं, उनकी पढ़ाई शादी सब तुझे ही देखना होगा। राकेश मन ही मन मुस्कुराया। उसकी चाल काम कर गई थी। अब सुमित पर जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया गया था। महेश भी खुश था कि अब सारा दबाव सुमित पर आ गया। सुमित समझ नहीं पा रहा था कि खुश हो या परेशान। एक तरफ दीदी का प्यार मिला, लेकिन दूसरी तरफ जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। अगले दिन सुमित राधिका से मिला। कैंटीन में बैठकर उसने सारी बात बताई। राधिका, तुम्हें पता है, जीजा जी ने मुझे अपना बेटा मान लिया है। दीदी कितनी खुश है। उन्होंने कहा कि अब मैं इस घर का बेटा हूँ। राधिका ने गंभीरता से सुना, फिर कहा, और तुम खुश हो इस बात से? हाँ, मेरा मतलब है दीदी तो बहुत खुश है और मुझे भी लग रहा है कि अब मेरा भी कोई घर है, कोई अपना है। सुमित, तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो? ये तुम्हारे जीजा जी की चाल है, समझ नहीं रहे हो? चाल? क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने तुम्हें बेटा इसलिए नहीं माना कि वो तुमसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए ताकि घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे सिर पर डाल सके और अपने भाई महेश को बचा सके। सुमित चुप हो गया। राधिका की बात उसके दिमाग में घूमने लगी। वो सोचने लगा, शायद तुम सही कह रही हो।
पहले तो वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते थे, अचानक ये बदलाव। देखो सुमित, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन सावधान रहना। अपने पैरों पर खड़े होने तक अपना ध्यान रखो। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। सुमित ने राधिका की बात गांठ बांध ली। कुछ हफ्ते बाद शांति ने सुमित को फोन किया। सुमित बेटा, तुझे इस महीने स्कॉलरशिप के पैसे मिले ना? हाँ दीदी, मिल गए। तो बेटा, घर में बिजली का बिल आया है और छोटी बिटिया की ट्यूशन फीस भी भरनी है। तो थोड़े पैसे भेज दे, बस 5,000 भेज दे। लेकिन दीदी, वो पैसे तो मेरी किताबों और रिसर्च के लिए। अरे तो क्या हुआ, घर की जरूरत है। तू तो अपने आप को इस घर का बेटा कहता है ना। बेटे की जिम्मेदारी होती है घर की मदद करना। सुमित कुछ नहीं बोल पाया। उसने पैसे भेज दिए। जब राधिका को पता चला तो वो गुस्से में आ गई। सुमित, तुमने पैसे भेज दिए? क्यों? तुम्हें अपनी पढ़ाई के लिए चाहिए ना वो पैसे। राधिका, वो दीदी ने कहा तो मैं मना कैसे करता। तुम्हें मना करना सीखना होगा। ये शुरुआत है। अब हर महीने तुमसे पैसे मांगे जाएंगे और तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। लेकिन राधिका। लेकिन कुछ नहीं। अगली बार से साफ मना कर देना। तुम्हें अपना भविष्य देखना है, समझे? सुमित को राधिका की बात अच्छी नहीं लगी। वो सोचने लगा कि राधिका उसके परिवार के बारे में बुरा क्यों बोल रही है, लेकिन मन में कहीं ये भी था कि शायद राधिका सही कह रही है। कुछ महीने और बीत गए। सुमित अपनी पढ़ाई में व्यस्त था। एक दिन गांव के सरपंच का फोन आया। सुमित बेटा, सरपंच बोल रहा हूँ। तुम्हारे गांव की वो जमीन जो तुम्हारे माता पिता की थी, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। अच्छी कीमत दूंगा। नहीं सरपंच जी, वो जमीन मैं नहीं बेचूंगा। वो मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। अरे लेकिन बेटा सोच लो, 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, तुम्हारी पढ़ाई के लिए काम आएंगे। नहीं सरपंच जी, मुझे माफ कीजिए, मैं वो जमीन किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। सुमित ने फोन काट दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जमीन उसके लिए सिर्फ जमीन नहीं थी, वो उसके माता पिता की यादें थी। लेकिन सरपंच ने हार नहीं मानी। उसने राकेश को फोन किया। राकेश जी, मैंने सुमित की उस जमीन के बारे में बात करने के लिए फोन किया है। मैंने उससे बात की, लेकिन वो मना कर रहा है। पर आप तो समझदार है, आप उसे समझाइए। 5 लाख रुपए अच्छी रकम है। राकेश के दिमाग में एक बात चली। 5 लाख रुपए? अगर ये पैसे उसके हाथ में आ जाए तो? सरपंच जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। राकेश ने महेश को बुलाया। सुन महेश, सुमित की वो जमीन हमें बेचनी होगी। लेकिन भैया, वो तो मना कर रहा है। अरे उसकी मर्जी, पूछ कौन रहा है। हम उसके दस्तखत ले लेंगे। वो भोला है, कुछ समझेगा भी नहीं। लेकिन कैसे भैया? राकेश ने कागज निकाला। ये देख, मैंने एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई है। बस इस पर सुमित के दस्तखत चाहिए, बाकी सब काम मैं देख लूंगा। अगले हफ्ते जब सुमित घर आया तो राकेश ने बहुत प्यार से उसे बुलाया। सुमित बेटा, यहाँ कुछ कागज है तुम्हारी स्कॉलरशिप के, बस यहाँ साइन कर दो। जीजा जी, ये क्या है? अरे बस कुछ फॉर्मेलिटी है, स्कॉलरशिप जारी रखने के लिए। चलो जल्दी साइन करो, मुझे ऑफिस भी जाना है। सुमित ने बिना पढ़े कागजों पर दस्तखत कर दिए। राकेश मन ही मन मुस्कुराया। अगले ही दिन राकेश ने सरपंच से बात की और जमीन की रजिस्ट्री करवा दी। 5 लाख रुपए सीधे राकेश के खाते में आ गए। राकेश ने महेश से कहा, देख महेश, ये पैसे सुमित को कभी पता नहीं चलना चाहिए, समझा? हम बोलेंगे कि जमीन अभी भी सुमित के नाम पर ही है। ठीक है भैया। दोनों ने मिलकर शांति से भी झूठ बोला कि सुमित ने खुद ही जमीन बेचने की बात की थी और पैसे उन्होंने सुमित को दे दिए। शांति को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने राकेश पर विश्वास कर लिया। सुमित को इस सब की भनक तक नहीं लगी। वो अपनी पढ़ाई में लगा रहा। उसे क्या पता था कि उसके माता पिता की आखिरी निशानी उससे छीन ली गई है। 2 महीने बाद सुमित को गांव से एक फोन आया। गांव के एक बुजुर्ग काका ने बताया कि जमीन पर अब सरपंच का कब्जा हो गया है और वो वहां कंस्ट्रक्शन शुरू करवा रहे हैं। सरपंच जी, ये क्या हो रहा है? ये मेरी जमीन है। अरे सुमित बेटा, अब ये जमीन मेरी है, मैंने खरीद ली है। तुम्हारे जीजा जी ने पूरा सौदा कर दिया। सुमित आग बबूला होकर सीधे शांति के घर पहुंचा। दीदी, तुमने मेरी जमीन बेच दी? कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? वो मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी थी। शांति सन्न रह गई। क्या? कौन सी जमीन? मैंने कुछ नहीं बेचा। झूठ मत बोलो, रजिस्टर में मेरे दस्तखत है।
तुम लोगों ने मुझसे धोखा किया, मुझे बेवकूफ बनाया। शांति की आंखें फटी रह गई। उसने राकेश को पुकारा, ये क्या हो रहा है राकेश? सुमित कह रहा है कि जमीन बिक गई। राकेश घबराकर बाहर आया, लेकिन संभलते हुए बोला, हाँ तो मैंने ही तो बेची है तुम्हारी भलाई के लिए, पैसे तुम्हारे लिए तो रखे हैं। कहाँ है पैसे? दिखाओ मुझे। 5 लाख रुपए कहाँ है? वो तुम्हारी पढ़ाई के लिए बैंक में जमा करवा दिए। तुम झूठे हो, तुमने मुझे धोखा दिया। और दीदी, तुमने भी साथ दिया इनका। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सुमित की आंखों में आंसू थे, गुस्सा था, नफरत थी। तुमने मुझे अपना बेटा बनाया सिर्फ इसलिए ताकि मेरी जमीन हड़प सको, मेरा भविष्य बर्बाद कर सको। तुम लोग इंसान नहीं हो। शांति रोने लगी। नहीं सुमित, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे माफ कर दे। माफी? किस बात की माफी? तुमने मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी छीन ली। मैं तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। सुमित घर से निकल गया। शांति वहीं बैठकर रो रही थी। राकेश चुपचाप खड़ा था। शाम को जब शांति का रोना बंद हुआ तो राकेश ने अपनी चाल चली। देखो शांति, सुमित कितना बदल गया है। उसने तुम्हें अपनी बहन को कैसा बोला, कोई इज्जत नहीं, कोई तमीज नहीं। लेकिन राकेश, तुमने उसकी जमीन। अरे मैंने उसकी भलाई के लिए जमीन बेची थी। वो जमीन पड़ी पड़ी बेकार हो रही थी। पैसे से कुछ अच्छा काम हो सकता था, लेकिन उसे क्या है? उसे तो बस आरोप लगाना है, तुम पर चिल्लाना है। शांति का दिल डूलने लगा। और फिर वो राधिका, पता नहीं क्या भर रही है उसके कानों में, तभी तो वो इतना बदल गया है। अपनी बहन को भी नहीं पहचानता अब। शांति के मन में अब गुस्सा उबलने लगा। उसे लगने लगा कि सुमित ने उसका अपमान किया है। राकेश की बातें उसके दिमाग में घर करने लगी। तुम सही कह रहे हो, मैंने उसके लिए इतना किया और उसने मुझे ही बुरा भला कहा। राकेश मन ही मन मुस्कुराया। उसकी चाल काम कर गई थी। लेकिन आगे क्या, देखते हैं अगले एपिसोड में।